हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 30 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज जो हम मुद्दे डिस्कस करेंगे उनमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा हमारा लैंग्वेज से संबंधित। देखिए, आप सभी जानते हो लैंग्वेज के रिगार्डिंग अक्सर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज इमर्ज होती रहती हैं। तो यही हम समझने की कोशिश करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कैसे लैंग्वेज को लिंक किया जा सकता है, लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्या इश्यूज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस डिस्कशन के अंदर। उसके साथ ही मैंने आपको जो बताया था, हम जुवेनाइल जस्टिस जो था उसके रिगार्डिंग भी चर्चा करेंगे। राइटर का क्या व्यू पॉइंट है, क्या चेंजेस आने चाहिए ताकि इसको और हम इफेक्टिव बना पाएँ, उसको भी आज हम समझेंगे। फिर उसके पहले आज की कोट ऑफ द डे। देखिए, आज की जो कोट ऑफ द डे है वो रिलेट करती है करेज के साथ। तो यहाँ पर माया एंजेलो के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वर्च्यूज, बिकॉज विदाउट करेज यू कांट प्रैक्टिस एनी अदर वर्च्यू कंसिस्टेंटली। अब देखो, करेज को अक्सर हम ब्रेवरी के साथ लिंक करते हैं, राइट। और करेज नाम सुनते ना हमें अक्सर ना फिजिकल करेज के दिमाग में आता है कि यहाँ पर ना कोई बंदा होगा जो काफी फिजिकली करेज दिखाएगा। पर करेज का मीनिंग एक्चुअल में इससे भी ज्यादा है। करेज सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि हाँ, एक्चुअल करेक्ट वे ये है या फिर कोई करेक्ट एक्शन करना ये है, तो अगर आपके अंदर एक प्रॉपर कन्विक्शन है इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, हो सकता है एक रास्ता हो, वो आपको पता है कि सही रास्ता है, पर हो सकता है डिफिकल्ट रास्ता हो, पर तब भी आपके अंदर एक तरह की अगर मॉरल कन्विक्शन है, उसको बोल दिया जाता है क्या कि आप करेजियस हो। ठीक है ना। अगर आप जानते हो कि नहीं यार, ये वाला रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, पर दिस इज द राइट थिंग टू डू, देन यू मस्ट डू इट, उसी को बोलते हैं करेज। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए, आप जानते हो हमारे कंट्री ने इमरजेंसी विटनेस करी। अब इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारी जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे वो भी वायलेट हुए, बहुत सारी चीजें वहां पे मेजर इश्यूज आए। अब उस टाइम पे ना जो हमारी मीडिया थी, तो मीडिया का रोल क्या बनता था, मीडिया का रोल बनता था ना कि गवर्नमेंट ने जो अगर कुछ इनजस्टिस किया है लोगों के ऊपर तो उसको क्रिटिसाइज किया जाए। बिल्कुल। और यहाँ पर रोल आया जैसे हमारे कुछ बहुत ही क्रेजियस जो हमारे मीडिया पर्सन थे, जैसे फॉर एग्जांपल रामनाथ गोयनका जी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है ना। उसी तरह से आप जानते हो, देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के अंदर कुछ टाइम पहले करप्शन का केस आया था। और उसमें क्या था, जो आईईएस ऑफिसर थे सत्येंद्र दुबे जी, इन्होंने ना इंश्योर किया कि ये जो करप्शन का केस है यहाँ पे, जो करप्शन हो रही थी एनएचआई के अंदर, उसको एक्सपोज करें। अब इस एक्सपोज करने के अंदर ना इनकी अपनी जान भी चली गई थी, पर इन्होंने इंश्योर क्या किया कि जो चीज गलत है उसको गलत बोलें। ठीक है ना। जो सही डायरेक्शन थी, दैट इज कि इस करप्शन को एक्सपोज किया जाए, इसको बाहर लेकर आ जाए। जो मेरा और आपके जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा है वो गलत जगह मिसयूज ना हो, इसके लिए इसको बाहर लेकर आ जाए, इस चीज को इंश्योर किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने भी बहुत करेजियस दिखाया। उसी तरह से आप जानते हो, आपने कारगिल वॉर के बारे में सुना है, ठीक है ना। कैप्टन विक्रम बत्रा, राइट। सब जानते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने वो चीज करी जो उनको लगा क्या था कि दिस इज द करेक्ट थिंग टू डू। हो सकता था वो चीज डिफिकल्ट थी, पर नहीं, उनकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग थी कि यही सबसे करेक्ट एक्शन है, राइट। उसी तरह से आप जानते हो, देखो थोड़ा पाकिस्तान से भी अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहें, तो मलाला यूसुफजई जी का आपने एग्जांपल सुना होगा। ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए, जो इन्होंने लगा कि वुमेन एजुकेशन होनी चाहिए, उसके लिए काफी अपने इनके ऊपर गोलियां भी चली। ठीक है ना। तो वो चीजें भी इन्होंने सफर करी, फिर बाद में वन ऑफ द यंगेस्ट नोबेल प्राइज रिसिपिएंट्स बनी। ठीक है। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था डोमेस्टिक वायलेंस का, और मैंने आपको बताया भी था किस तरह से बहुत सारी वुमेन ऐसी होती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को सह लेती हैं, पर ये चीज़ नहीं सहनी चाहिए। तो वहां पर भी क्या हो जाता है, अपने करेज को अंदर, जो अपने अंदर जो करेज है उसको बाहर लाने की जरूरत है, ताकि वो बोल पाए कि नहीं, ये जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। देखो, इवन ना जो मैं बता रहा हूँ, ये सेम बात ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा भी बोली गई है कि दुनिया में ना लोग इसलिए सफर नहीं करते कि दुनिया में बुरे लोग हैं, नहीं। दुनिया में लोग सफर इसलिए करते हैं क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो आगे नहीं आते, अपनी आवाज नहीं उठाते। तो अच्छे लोग अगर अपनी आवाज उठाएंगे, अपने अंदर के करेज को बाहर लेकर आएंगे, तब इंश्योर किया जा सकता है कि हम इस देश को या इस पूरी दुनिया को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। हमारे आप और भी एनएसए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ठीक है, अजीत डोवाल जी, उन्होंने भी बहुत जगह पे अलग अलग तरह से करेज दिखाया है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, करेज सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये बेसिकली एक तरह की मॉरल कन्विक्शन होती है, जो चीज आप सही मानते हो उसको करने की, इवन इफ इट इज द डिफिकल्ट पाथ, राइट। तो ये थी हमारी आज की कोट ऑफ द डे। अब चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो क्या है, सेटलिंग द लैंग्वेज फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, आप सभी जानते हो कि एक तरह का रिलेशन होता है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ना। ये सभी आपस में मिलकर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर आपस में मिलके आपस में एक तरह से का कोऑर्डिनेशन करती हैं। ये एक तरह का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। सब मिलके आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है। आपस में देश की प्रगति के लिए डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। पर यहाँ पे राइटर का देखो ये मानना है कि आज हम कल डिस्कस कर रहे हैं हम कल्चरल शॉविनिज्म की। इस तरह के बहुत सारे हमें न्यूज सुनने को मिल रही हैं। अब ये क्या होता है सर शॉविनिज्म? शॉविनिज्म में क्या होता है कि एक कोई पर्टिकुलर चीज दूसरों के ऊपर डोमिनेट करती है। इनको लगता है कि नहीं, हम सुपीरियर हैं, तो वो चीज हमारी होनी चाहिए। तो एक तरह का एक बिलीफ होता है दिमाग के अंदर कि नहीं, हम ये चीज़ सुपीरियर है, ये बेटर है, तो यही चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर राइटर हिंदी के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं कि देखो, जब भी हिंदी को बात करी जा रही है कि हिंदी को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी इम्पोज हो रही है। तो इम्पोज होना, प्रमोट होना, इनके बीच में हमें थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में मुद्दा है क्या। क्या हमारी सदर्न स्टेट्स के अंदर देखो काफ़ी बार इश्यूज उठते हैं, वो इसीलिए उठते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हिंदी को इम्पोज़ करने की बात करी जा रही है। अब हमारे देखो, आप अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चलोगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नोटिस करोगे आर्टिकल 343, तो 343 क्या बोलता है? 343 बोलता है कि इंडिया की जो हमारी यूनियन की ऑफ़िशियल लैंग्वेज क्या होगी? ऑफ़िशियल लैंग्वेज हिंदी होगी इन देवनागरी ठीक है ना? ये बात करी गई है आर्टिकल 343 के अंदर। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 343 सब क्लॉज 3 ये क्या बोलता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ क्या प्रोवाइड कर सकता है? इंग्लिश लैंग्वेज के यूजेज को भी, ठीक है ना। तो ये सारे मुद्दे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम जब बन रहा था, उस टाइम पर बहुत डिबेट हुई थी कि किस तरह से हमें लैंग्वेज को करना है। बहुत सारे आर्टिकल जो इसके रिगार्डिंग देखे जा चुके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 343 का मैंने बताया। उसी तरह से आर्टिकल 345 क्या बोलता है? वो बोलता है कि स्टेट्स अपनी लैंग्वेजेस खुद चूज कर सकती हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग। पर एक्चुअल में अगर नोटिस किया जाए ना, तो बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर रही हैं? वो यूज़ कर रही हैं इंग्लिश को। उसी के साथ आर्टिकल 348 के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट हो गया और साथ ही साथ सभी जो हाई कोर्ट्स है, उनकी प्रोसीडिंग किस में होती है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। हमारे अलग-अलग बिल्स भी पार्लियामेंट में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिल जाएँगे, ठीक है ना? 8th शेड्यूल की अगर हम बात करें, तो आपको नोटिस क्या करने को मिलेगा? पहले यहाँ पे देखो टोटल 14 लैंग्वेजेस होती थी, टोटल 14 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होती थी। फिर धीरे-धीरे और ऐड होती रहीं और आज के टाइम पे हमें टोटल 22 लैंग्वेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं 8th शेड्यूल के अंदर। अब जब भी देखो ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आती है, तो बड़े सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं कि कैसे इसको करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है ना? एक आर्टिकल 351 अगर आप नोटिस करना चाहो, तो 351 में ना बात करी गई है कि हम हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करने की बात करी गई है, ताकि एक तरह का कंपोजिट कल्चर इंडिया में बन पाए। ये दरअसल में आर्टिकल 351 ना आपका डीपीएसपी ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आप सोचोगे सर डीपीएसपी कैसे हो गया? डीपीएसपी तो पार्ट 4 में नहीं होता। यस, पर ये कुछ ऐसे डीपीएसपी हैं जो पार्ट 4 के बाहर होते हैं, ठीक है? वो आर्टिकल 351 में हिंदी के प्रमोशन की, हिंदी के स्प्रेड की यहाँ पे बात करी गई है। अब यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट अक्सर क्या आ जाता है कि हमारे जो अलग-अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप देख लो, ठीक है ना? या फिर जो और इंस्टीट्यूशन देख लो जो कहीं न कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फाइनेंस होते हैं, वो आ जाते हैं कहाँ पे? यूनियन लिस्ट के अंदर। पर जो एजुकेशन है, वो कहाँ आ जाती है? हमारी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। इस वजह से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट तो हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में आना ही आना है, ठीक है ना? कुछ हमारे यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा अगर हम इन इश्यूज़ को रोकना चाहते हैं। अब देखो, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएँ, तो आप जानते हो कि जब ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना, ठीक है? 1955 में पहला ऑफिशियल लैंग्वेज क्वेश्चन बना। उस टाइम के जो प्रेज़िडेंट साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है? उनके द्वारा इस कमीशन को बनाया गया और उसके चेयरपर्सन कौन थे? बीजी खेर, ठीक है? तो इन्होंने जब से रिकमेंडेशंस देनी स्टार्ट हुई हैं, इसकी बातें हुई हैं, तब से ही हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं न कहीं हमें डिफरेंट स्टेट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली अगर बात करें हम तमिलनाडु के अंदर 1965 में हमने देखने को मिला कि यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ देखने को मिली। अब आज के टाइम पर भी ना यहाँ पर कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर 27 की ही न्यूज़ है कि क्या एक 85 ईयर ओल्ड के डीएमके के फंक्शनरी ने अपनी जान ले ली। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? हिंदी को इम्पोज कर रही है। इसके साथ ही देखो, अगर हम बात करें थोड़ा पार्लियामेंट्री कमिटीज की ना, तो पार्लियामेंट्री कमेटी में हमें देखने को मिलता है 30 मेंबर्स हैं और उसके हेड कौन है? हमारे होम मिनिस्टर साहब जी। और इन्होंने भी देखो अलग-अलग रिकमेंडेशंस अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपी है।
पर राइटर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना कि जो 10th और 11th रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट साहब को सौंपी तो गई है, पर ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं करवाएगी कि इनकी क्या रिकमेंडेशंस थी। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या ऐसे ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा हिंदी के प्रमोशन के रिगार्डिंग इन्होंने काफी यहाँ पे बातें करी गई हैं, ठीक है ना। और इस वजह से काफी डिबेट्स भी आ चुकी हैं कि हमारी बुक्स का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, क्या कोर्स मटेरियल को भी हमारा प्रॉपर पूरा हिंदी में होना चाहिए। आप जानते हो बहुत सारी नई नई चीजें हम हिंदी लैंग्वेज के अंदर लेकर आ रहे हैं, काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने जो कोर्स करिकुलम है उसमें भी चेंजेस करे गए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम हिंदी को प्रमोट करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे थोड़ा देखने को मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। अब देखो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई नेशनल लैंग्वेज का जिक्र नहीं करा हुआ, ठीक है ना। और या फिर कहीं और भी डीपीएसपी के अंदर कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं किया हुआ कि हमें फ्यूचर में इसको अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाना है। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं। तो यहाँ पर फोकस ये करना पड़ेगा कि किस तरह के दोनों के बीच का एक बैलेंस लेकर आए हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के बीच में। इवन अगर आप देखो ना आर्टिकल 344 पास 3, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के कुछ कंसर्न्स होते हैं तो वो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर ना एक तरह का चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर ना एक तरह की प्रोटेक्शन बताई जा रही है कि हाँ, अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज को कुछ दिक्कत आती है तो वो यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब के द्वारा अपने इस चीज को एड्रेस करवा सकते हैं। ऊपर से देखो बहुत लेजिस्लेचर को भी पूरी पावर्स हैं कि वो अपने चूज कर पाए उनको कौन सी लैंग्वेज के अंदर करना है। तो एक तरह का ना अगर हमें ये जो सेंटर वर्सेस स्टेट की डिस्प्यूट हमें देखने को मिलती है, इसको अगर हमने फोकस करना है और पूरी कंट्री के अंदर एक तरह की पॉलिटिकल हार्मनी लेकर आनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरह से उसको इन्विसाज किया गया था कि हम किस तरह से हिंदी और नॉन हिंदी के बीच में एक तरह का बैलेंस लेके चलें, ठीक है ना। हिंदी को प्रमोट करना ठीक है, पर हिंदी इम्पोजिशन नहीं लगनी चाहिए। जो हमारे सभी स्टेट का कल्चर है उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तमिलनाडु, केरला या किसी भी और स्टेट का वो कल्चर उसको हम हिंदी इम्पोज करने के चक्कर में या फिर हिंदी इम्पोज इतनी ज्यादा हो जाए कि उनका कल्चर गलत जगह चला जाए। तो ये दोनों को एक तरह का हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उनको हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। तभी हम एक तरह से प्रॉपर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अच्छे से बात कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है जुवेनाइल जस्टिस लॉ, और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो थोड़ा सा मैं अगर आपको ना पहले हिस्ट्री थोड़ा समझा देता हूँ। हमारे यहाँ पे ना एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉ था 2000 का। अब देखो समझने की कोशिश करना, जब हम बात करते हैं ना जुवेनाइल की, तो जनरली हम एक चाइल्ड को ही रेफर कर रहे होते हैं, जैसे जिसकी एज 18 साल से कम हो। ऑल्दो अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस आ गई हैं, मैं वो भी आपको समझा दूंगा, पर समझने की कोशिश करना। जो 18 साल से कम है उसको हम एक चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल। अब ये जो हम इसको चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हो सकता है कल को ये किसी ना किसी लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। मतलब कुछ लॉ ब्रेक कर दिया, कुछ ना किसी तरह से किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व हो गया, हो सकता है ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया हो, कुछ इस तरह की चीजें। अब यहाँ पर इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए? क्या इसको हम एज एन अडल्ट की तरह ट्रीट करें? मतलब मान लो एक 30 साल का बंदा है, वो ड्रग्स बेच रहा है। ऑन द अदर हैंड एक 16 साल का बंदा है, बच्चा है, वो ड्रग्स बेच रहा है। तो दोनों का ना तरीका अलग अलग होना चाहिए कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए और इसको कैसे ट्रीट किया जाए। यहाँ पर हम फोकस करते हैं इसके रिफॉर्मेशन के ऊपर कि इसको रिफॉर्म करने का, कुछ रिफॉर्म किया जाए, राइट। यहाँ पर इसकी जो सजा कुछ अलग तरह से होगी। तो इसी वजह से ना इंडिया के अंदर अलग अलग जुवेनाइल लॉज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कि ताकि इनको प्रोटेक्शन करी जाए, एक तरह से इनको रिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ाया जाए, ताकि अभी तो उसकी एज कम है, तो अगर उसको रिफॉर्म किया जाए तो हो सकता है वो आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा सिटीजन बन पाएगा, ठीक है। रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी बच्चों की ज्यादा होती है। तो इस वजह से इस तरह के एक्ट इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। पर फिर देखो आप सभी जानते हो कि हमारी कंट्री ने एक बहुत ही खराब रेप केस एक विटनेस किया, जहां पर क्या हुआ था 2012 के अंदर क्या हुआ, निर्भया गैंगरेप, ठीक है ना। बहुत ही एक खराब मोमेंट था हमारी पूरी कंट्री के लिए। यहाँ पर देखिए कि एक चीज क्या हुई, यहाँ पर जितने पर्सन इन्वॉल्व थे इसके अंदर, उसके अंदर एक जो इंडिविजुअल था उसकी एज 18 साल से कम थी, मतलब 17 ईयर्स एंड कुछ मंथ्स थी। अब यहाँ पर ना पूरी देश के अंदर बहुत ह्यू एंड क्राई हो गया। रीजन ऑब्वियस था, क्योंकि देखिए अगर आपकी एज भले ही 18 से कम हो सकती है, 17.5 साल हो सकती है, पर इसका मतलब ये अगर आप इस तरह के इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व हो, वो क्लियरली शो करता है कि नहीं, आपको ना एज अ जो बच्चों के लिए हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो आपको नहीं मिलनी चाहिए। पर इंडिया में तो ऐसा लॉ नहीं था। तो यहाँ पर क्या किया हमने, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लेकर आए, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या हुआ, हमने क्या कोशिश करी कि जो 16 से 18
16 टू 18 एज ग्रुप वाले लोग हैं ना, जो बच्चे हैं बेसिकली, उनको हम एज एन अडल्ट की तरह ट्रीट करें, ठीक है ना, जब कोई हीनियस क्राइम हो जाता है। अब सर ये हीनियस क्राइम होता है, देखो हीनियस क्राइम के लिए भी ना अलग अलग हमारे पास अमेंडमेंट्स आई हैं। मैं एक्चुअल में ना आपको 2021 की अमेंडमेंट, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, उसके हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पर हमने दो चीजों को कैटेगराइज किया। एक हो गया हमारे पास हीनियस क्राइम्स। हीनियस क्राइम्स वो होते हैं जिनके लिए कम से कम जो पनिशमेंट है वो 7 साल की हो, मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेप हो गया, सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, ठीक है ना, ये हीनियस क्राइम्स के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम पनिशमेंट है ना वो 7 साल से ऊपर की होती है। तो अगर कोई चिल्ड्रन भी हो, भले ही 16 से 18 साल का हो, अगर वो इस पर्टिकुलर चीज में, रेप, सेक्सुअल ऑफेंसेस, इनमें इन्वॉल्व होता है, तो हम उसको कोशिश कर सकते हैं कि उसको एज एन एडल्ट की तरह उसको ट्राई किया जाए, उसके ऊपर जो कोर्ट में केस चले वो इस तरह से चले। ऑन द अदर हैंड, एक हमने कैटेगराइज किया सीरियस क्राइम्स को, ठीक है। सीरियस क्राइम्स के अंदर भी 7 साल से कम मैक्सिमम पनिशमेंट वहां पे 7 साल की हो सकती है। जैसे मान लो आपके, मैंने बताया था ना कि ड्रग्स का पोजेशन हो, अल्कोहल का पोजेशन हो, या इनकी सेल करते हुए पकड़ा जाए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये हमने कैटेगराइजेशन करी हुई है कि इस तरह से ऊपर, ठीक है ना, किस तरह से ये चीज वर्क करती है। थोड़ा हमने इसका बैकग्राउंड समझ लिया। अब यहाँ पर ना राइटर थोड़ा बात कर रहे हैं कि क्या ये तरीका ठीक है जिस तरह से हम जुवेनाइल को कैटेगराइज कर रहे हैं, या फिर एक तरह की जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे रखी है कि अगर कोई बच्चा है और अगर उसने, मतलब 16 साल से मान लीजिए वो कम है, तो अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी, तो एक तरह की जो हमने काफी ज्यादा उनको इम्यूनिटी दे रखी है, क्या ये ठीक है? क्या हमें ये एज को हमें इतना ध्यान में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर हम इन चीजों को केस टू केस बेसिस के ऊपर डिटरमिन करें? एक्चुअल में पूरे एडिटोरियल के अंदर मेजर डिस्कशन है इसी के रिगार्डिंग हुई है। अब यहाँ पर देखो राइटर ने ये भी बात करी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना अपनी जजमेंट के अंदर एक ऑब्जर्वेशन मार्क करी थी कि ये एक मेजर कंसर्न बन चुका है, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की जब हम बात करते हैं। अब जितना मर्जी देखो हीनियस क्राइम हो, पर अगर एक्यूज पहले जुवेनाइल है तो रिफॉर्मेशन की तरफ फोकस होना चाहिए। देखो दुनिया में ना, यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक वो जो मानते हैं कि नहीं, अभी तो उनका बच्चा है, अभी तो उनकी एज 18 साल से कम है, या फिर बेसिकली उसकी अभी मेंटल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर वो कोई गलती कर भी देता है ना, तो फोकस पूरा का पूरा रिफॉर्मेशन का ऊपर होना चाहिए। पर राइटर बोलते हैं कि ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है थोड़ी ज्यादा ही आइडियल हो जाती है, कि बिल्कुल वो आइडियल एटमॉस्फेयर के अंदर जी रहे हैं, पर नहीं। रियल एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने निर्भया गैंगरेप केस के अंदर देखा भी था। अगर फोकस सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्मेशन के ऊपर होगा, तो रिफॉर्मेशन तो बाकियों का भी किया जा सकता है। बट यहाँ पर अगर हम चिल्ड्रन के ऊपर हर केस के अंदर ये डाल देंगे कि नहीं, अभी एज कम है तो इसको रिफॉर्म के अंदर ही डाला जाए, तो वो पर्टिकुलर चीज भी हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगी। अब देखो 2015 के अंदर हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लेकर तो आ गए, पर उसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई? क्या उसके बाद हमारे जो पर्टिकुलर केसेस हैं, जो इस तरह के गैंग रेप केसेस हैं, या फिर जो भी इश्यूज इस तरह से इमर्ज होते हैं, क्या वो कम हुए, क्या वो इम्प्रूव हुए? ये अभी भी हमें ना ढंग से इसका आइडिया हमें नहीं लग पाया। रीजन बीइंग कि उसके बाद भी आज के टाइम पे भी आप नोटिस करते हो कि बहुत सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि जो अगर कोई जुवेनाइल ऑफेंडर है, वो इतना भी बाद में हार्डन ना बन जाए ताकि वो कल को एग्जिस्ट करे इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, कई बार जुवेनाइल होते हैं ना, तो कई बार पॉवर्टी की वजह से हो सकता है, कई बार वायलेंस उनके ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो रिफॉर्म के बियॉन्ड हो जाते हैं, कि वो रिफॉर्म हो ही नहीं सकते। तो ये चीज हमें इंश्योर करनी है कि इसको हम देखें एग्जाम्पल से। और मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप कहीं ना कहीं इंडिया का केस देखोगे ना, तो बहुत सारे आपको यहाँ पर अंडर ट्रायल्स बन जाएंगे, ठीक है, जिनको अभी ट्रायल हुआ ही नहीं बेसिकली। वो अपना वेट कर रहे हैं कि कब उनकी जजमेंट उनकी सुनाई जाए। इसके साथ ही आप खुद सोचो, अगर जो चिल्ड्रन है, अगर उनको हर केस में हमने अडल्ट के साथ रख दिया, तो होगा क्या? कल को वो इन पर्टिकुलर जो क्रिमिनल्स के साथ अगर वो खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं, वो गलत चीजें सीखेंगे, राइट? तो रिफॉर्मेशन हो सकता है उस केस में उनका बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो दोनों केसेस पॉसिबिलिटी हैं। अगर हर केस में हमने उनको रिफॉर्म के लिए भेज दिया, वो भी गलत हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, हर केस के अंदर हमने उनको एज एन अडल्ट ट्रीट किया, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो कभी रिफॉर्म नहीं हो पाएंगे, कभी सोसाइटी के अंदर वो री इंटीग्रेट तो हो ही नहीं पाएंगे। तो हमें दोनों के बीच में ना एक तरह का बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक यहाँ पे राइटर ने बात करी है प्रकाश सिंह केस की, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि हमें पुलिस रिफॉर्म लेकर आने की जरूरत है। हमें अक्सर देखने को मिलता है जब कस्टोडियल वायलेंस की हमें सिचुएशन देखने को मिलती है, अब्यूज क्या हो गया, टॉर्चर हो गया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अभी देखो 2020 की बात है, जब तमिलनाडु में हमने कुछ केसेस देखने को मिले थे, जहां पर कस्टडी के अंदर कुछ लोगों को मार दिया गया था पुलिस के द्वारा, ठीक है ना। अब मार दिया गया था या जो भी था, ठीक है ना, उसको अभी एग्जैक्ट तो अभी हमारे पास नहीं है, बट कस्टोडियल वायलेंस के केसेस हमें डेफिनेटली देखने को मिले थे। ऊपर से देखो, जब टॉर्चर की बात होती है, तो एक यूएन की कन्वेंशन है,
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ठीक है, इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को भी इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया हुआ। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर अगर हम अपने जो हमारे जो जुवेनाइल्स हैं, ठीक है, अगर उनको हमने जेल में डाल दिया इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो भी हमारे इन पर्टिकुलर चिल्ड्रन के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं क्या होगा, एक तरह से वो रिफॉर्मेशन के बियॉन्ड हो जाएँगे। अब इसके साथ ही आप जानते हो, हमने 26 नवंबर वाले आर्टिकल के अंदर जुडिशियल पेंडेंसी का ज़िक्र किया था, ठीक है ना? कितने ज़्यादा हम जुडिशियल पेंडेंसी है, कितने ज़्यादा नियरली 2/3 से भी ज़्यादा लोग अंडर ट्रायल हैं, ठीक है? 76% हो गया। तो जब इतने सारे हमारे ऑलरेडी यहाँ पे जेल्स के अंदर बैठे हुए हैं हमारे जो लोग हैं जिनका अभी तक कन्विक्शन भी नहीं हुआ है, फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है, तो उस केस में हमें इनको यहाँ पर नहीं बल्कि जो रिफॉर्म सेंटर्स हैं वहाँ पर भेजना चाहिए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि इनकी रिफॉर्मेशन हो पाए, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे बात करी गई है। पर राइटर का पॉइंट इन द एंड फिर से वही आता है कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी के ऊपर उनका क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस के अंदर पे बोला भी था, ठीक है ना? यहाँ पे जो राइटर है ना, दरअसल में वो इस पर्टिकुलर केस की लीगली वही चीज़ देख रही थी, क्योंकि लॉयर इस केस में अंदर वही थी। तो इनका थोड़ा स्टैंस अगर आप नोटिस करना चाहोगे ना, तो थोड़ा स्टैंस इनका उस तरफ जाता है कि यहाँ पर हमें ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए, हर केस टू केस बेसिस पे हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखो, राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि जो हमारे फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव का अलग फंक्शन है, लेजिस्लेचर का अलग फंक्शन है, जुडिशरी का अलग फंक्शन है। ऑल्दो हमारे यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो हम अडॉप्ट नहीं करते, पर फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़रूर बोलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली नहीं है, बट एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस का मैकेनिज्म ज़रूर है। तो यहाँ पर भी ना, जब पर्टिकुलर एक केस के अंदर जब पर्टिकुलर एक जुवेनाइल आता है, तो वहाँ पर क्या कर सकती है जुडिशरी, यहाँ पर ये चीज़ देख सकती है कि क्या वो पर्टिकुलर पर्सन वो मैच्योर है या नहीं मैच्योर है, ठीक है ना? तो ये पर्टिकुलर चीज़ ना जुडिशरी के फंक्शन के अंदर होनी चाहिए कि पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग लॉ नहीं बना सकता कि वो जुडिशियल फंक्शन जो है कोर्ट्स का, उसके बाहर जा पाए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पीनल कोड हो गया, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इन सभी चीज़ों के अंदर कोर्ट के हमने फंक्शन बताए हुए हैं कि कोर्ट ये चीज़ें चेक कर सकता है। तो प्रॉपरली क्या वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, वो मैच्योर है या नहीं है, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए, ना कि हम उसके एज के बेसिस के ऊपर जाएँ। हो सकता है कोई पर्टिकुलर पर्सन कम एज के अंदर ज़्यादा मैच्योर हो, ठीक है ना? और जिस तरह के वो एक्ट कर रहा है, वहाँ से हमें उसकी मैच्योरिटी का पता लगना चाहिए, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी एज के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो राइटर ने यही बात बोली है कि एक्ट के अंदर हमने अमेंडमेंट्स तो बहुत बार कर दी है, उसको 16 साल के ऊपर भी ले आए हैं, पर तब भी हमारी जुडिशरी को और भी इसके रिगार्डिंग काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो उनका प्रॉपर जुडिशियल फंक्शन है, वेदर टू चेक अ पर्सन इज़ मैच्योर और नॉट, ये कैसे होना चाहिए? केस बाय केस असेसमेंट होना चाहिए बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको एज के साथ ही प्रॉपर्ली लिंक कर पाएँ, ठीक है ना? तो इसी के बारे में रादर राइटर ने बात करी हुई है कि मैच्योरिटी के रिगार्डिंग हम देखें, तो उस हिसाब से हम तय कर सकते हैं कि कहाँ पर उनको भेजना है। क्या उनको रिफ़ॉर्म के लिए भेजना है, रिफ़ॉर्म रिहैबिलिटेशन के लिए भेजना है, या फिर उनको हमें क्रिमिनल के कोर्ट के लिए भेजना है? अगर मैच्योरिटी नहीं हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको क्रिमिनल कोर्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको रिफ़ॉर्म के लिए भेजें। बट ऑन द अदर हैंड, अगर एक प्रॉपर मैच्योरिटी आ चुकी है, जो चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो यही यहाँ पे राइटर ने इसके रिगार्डिंग बात करी गई है कि तभी हम एक प्रॉपर बैलेंस बना पाएँगे, इंश्योर कर पाएँगे कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मुद्दा था, जिसके अंदर हम इंश्योर कर रहे हैं कि जुवेनाइल को प्रॉपर प्रोटेक्शन भी मिले, साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर कर पाएँ कि मैच्योरिटी को केस बाय केस डिसाइड करें, वहीं पे एक प्रॉपर बैलेंस होता है। तो राइटर ने बात करी है कि अमेंडमेंट बहुत बार हुई हैं, 2015 में भी, 2021 में भी हमें अमेंडमेंट की, पर यहाँ पर जो अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो ये है कि हम ऐज को यहाँ पे साइड करें, यहाँ पर चेक करें कि पर्सन ने जिस तरह का ऑफेंस किया हुआ है, क्या वो उसकी मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, एंड उसकी जो सज़ा हो, फिर उस हिसाब से हो कि ये किस बोर्ड के आगे जाएगा। क्या वो जुवेनाइल बोर्ड के आगे जाएगा, या फिर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, वो इसको पर्टिकुलर केस को आगे फर्दर डिसाइड कर पाएँगे। यही एक प्रॉपर तरीका हो सकता है, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पर देखने की कोशिश करी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के आर्टिकल। आई होप आपको दोनों के दोनों आर्टिकल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।